हेलो दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना। जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं भैया, और हिस्ट्री में देखो ऊपर लिखा हुआ है गुलाम वंश, और गुलाम वंश में हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश में हम पढ़ चुके हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक में हमने देखा उसके बारे में क्या क्या उसकी व्यवस्था थी भाई। अब जैसे कि अभी भाई बोल रहा है कि समझ में नहीं आया कहानी, हमें कहानी बताओ। अब भाई एक बात बताओ, इतना छोटा, अब इसने शासन किया ही कितना था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने? आप खुद ही बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन किया है वो 1206 से लेके 10 तक किया। अब आप कहानी को तो सुनते हो, आपने इसका टैलेंट नहीं देखा कि इसने करा क्या। मतलब कि 6 से 10 4 साल रहा। 4 साल में एक ऐसा राजा जिसने कि यार इतनी व्यवस्था, मतलब जो अव्यवस्था थी भारत में, उस व्यवस्था को इसने व्यवस्था में बदला। थोड़ी बात समझ रहे हो यार इसकी? और देखिएगा इतने काम भी कर गया। अगर मैं मुस्लिम आधार पे देखूं तो इसको बड़ा ही प्रतीक माना जाता है मुस्लिम आधार का। और इतना बढ़िया से इसने शासन किया है, इतनी व्यवस्था बनाई है, और कह सकते हैं कि इसने कुछ ऐसे भी काम किए थे जिससे राजपूत बड़े खुश थे इससे। राजपूत लोग तो इतने बड़े मतलब मानने लगे थे कि यार चलो ठीक है, बहुत बढ़िया राजा, लेकिन बेचारा अचानक मृत्यु हो जाती है। अब क्या करें भाई? अब जो कहानी है वही तो बताई जाएगी। अपनी तरफ से तो मैं बताऊंगा ना कि भाई मैं अपनी तरफ से बोल दूं, है ना। अब उसे पता नहीं, समझ में नहीं आया, चल अब क्या आ जाएगा, ठीक है भाई अब बैठ जा आराम से, ठीक है। हाँ देखिएगा, अब जो कहानी है दोस्तों, मैं बहुत जबरदस्त कहानी लेके आया हूं आज आपके बीच में। और कहानी है जबरदस्त है तभी बताऊंगा दोस्तों, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं है, जो रियल है वो बता रहा हूं। अब कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि कहानी सुनने आते हैं, अब जैसे कि भाई अभी आया, पेन कॉपी कुछ है ही नहीं, आके बैठ गया। अब बैठ जा, पेन ले ले इससे। हाँ अरे पेन दे दो इसको। पेन नहीं लेगा क्यों? ठीक है अब बैठा रहे। देखो आराम शाह की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगला जो शासक हुआ है, हमने जो आपको डायग्राम बताया था, तो उसके अंतर्गत आराम शाह हमें पढ़ना है आज। आराम शाह दोस्तों, आराम शाह की मैं बात करूं तो इसने ज्यादा लंबा शासक नहीं है, ज्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं, 1210 से और 11 रहा दोस्तों। ये 1210 से और 1211 तक रहा ये। इस शासक की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ी सी कहानी आप समझ लें, क्योंकि जबरदस्त कहानी ही मैं आपके बीच आज लेके आया हूं, और बढ़िया से आप समझो। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद कुछ इतिहासकारों ने 2 बातें लिखी हैं, मतलब 2 बातें उन्होंने कहा है। वो 2 बात क्या है? जो आराम शाह है, ये आराम शाह, कुछ लोगों ने ये बताया है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था दोस्तों? पुत्र था। हाँ, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था दोस्तों? पुत्र था। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या बताया था? ये भांजा बताया है। मतलब कि कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने बताया कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, लेकिन कुछ लोगों ने क्या बताया कि ये पुत्र नहीं था, ये भांजा था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब कुछ इतिहासकार पीछे से आए निकल कर, यार तुम इतनी बात बोल रहे हो यार, इसकी तो शादी नहीं हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी नहीं हुई, तो पुत्र कहां से हो जाएगा भाई? हाँ शादी नहीं हुई है, हाँ शादी नहीं हुई है इसकी। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये शादी नहीं हुई थी तो इसलिए इसका पुत्र नहीं था। ये अलग से कुछ समय के लिए कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए, जब कुतुबुद्दीन अचानक की मृत्यु हो जाती है अचानक, तो कुछ समय के लिए इसको बैठा दिया जाता है। मतलब कि राजा बनने के इसके अंदर कोई गुण नहीं थे। जैसे मान लो कि कोई राजा आए, जैसे मान ली कि आ भाई 2 मिनट के लिए तू पढ़ा दे, ऐसे कुछ समय के लिए। अब पता चला कि भाई को मैंने खड़ा करा कि यार कुछ पढ़ा दे, कुछ समय के लिए उसने पढ़ा दिया, आराम शाह की जगह कुछ और पढ़ा दिया, तो वही था कि कुछ समय के लिए शासक बना दिया गया, लेकिन इसने उस कुछ समय के लिए दुरुपयोग कर दिया। मतलब कि अपने काल में आते ही इसने राजा बना, तो राजा बनने के बाद इसने अपने आप को यह समझा कि भाई मैं ही अब हिंदुस्तान का राजा रहूंगा, मुझसे बड़ा कोई राजा ही नहीं है। मतलब कि सबको कह सकते हैं कि एक साइड में खड़ा कर दिया इसने कि भाई मैं अब ही राजा रहूंगा और लंबे समय तक काम करूंगा। लेकिन दोस्तों इस शासक की अगर मैं बात करता हूं आराम शाह की, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही दोस्तों इसने
काम भी किया है। जैसे कि आराम, इसने बेचारे ने आराम ही करा है। आराम करने के बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसने अत्यधिक मदिरा का सेवन करना शुरुआत कर दी और दिन रात मदिरा का सेवन करता था। बिल्कुल पता चला है कि भाई ये तो पूरे दिन वही क्वार्टर पे क्वार्टर खोले जा और पता चले कि भाई पूरा आंखें भी बिल्कुल बंद रह कर, और दिल्ली की अर्थव्यवस्था इतनी खराब होगी इसके काल में। और ये काम वो करता था, ये मान लीजिएगा, मदिरा के सेवन के साथ साथ ये महिलाओं के नाच गाने बड़े मतलब बड़ा शौकीन था इन चीजों का। ये बड़ा बहन कह सकते हैं कि अत्याचार पे अत्याचार भी करता रहता था ये। मतलब कि कह सकते हैं कोई भी काम दोस्तों इसने ऐसा नहीं करा जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आराम शाह की एक उपलब्धि थी। बस उपलब्धि थी, बस ये उपलब्धि थी। और महिलाओं का नाच गाना देखना भैया इसको बड़ा ही पसंद था। मतलब कि कह सकते हैं कि दासियों के साथ अत्याचार करना, दासियों से नाच गाना कराना, ये इसका बड़ा ही अत्यधिक शौक था। कह सकते हैं कि आराम शाह के शासन काल में इतनी व्यवस्था खराब होगी दिल्ली सल्तनत की, जो व्यवस्था बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो सारी इस भाई ने बिगाड़ दी। और जो इसे समझाना आवे तुरंत लट उठा ले कि आजा बेटा, क्योंकि नशे में रह रहे पूरे दिन नशे में रह रहे आदमी। और जो बोले कि भाई आराम शाह क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब इस भाई को तो कुछ दिखाई देवे ना। और इसी समय पता चलता है दोस्तों कि जो अन्य लोग थे वो इससे लोग इतने परेशान हो गए कि भाई आराम शाह को अब गद्दी से उतारा जाए, राजगद्दी से उतारा जाए। कोई इसके आगे बोलने के लिए तैयार है ही नहीं। अब क्या बोलेगा इससे, पूरे दिन तो नशे में रहे। अब नशेड़ी आदमी से तुम क्या बोल सको। हाँ, नशे में रहता था ये पूरा। तो कह सकते हैं कि आराम शाह के शासनकाल में दोस्तों कोई भी ऐसा काम नहीं इसने जो कि किया हो और मैं आपको बता सकूं। लेकिन दोस्तों जब इसके अत्याचार बढ़ते चले गए और इतने बढ़ गए कि लोग इससे परेशान होने लगे, तो अंत में जाकर देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश। बताते हैं कि इल्तुतमिश को लोग जानते थे कि इल्तुतमिश एक बहुत ही राजा अच्छा रहेगा और ये बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ था उस समय। तो इसके बीच में अगर मैं बात करता हूं तो इल्तुतमिश को लोगों के कहने पर कि इल्तुतमिश से गुहार लगाई कि इल्तुतमिश आप आइएगा और आराम शाह को समझाइएगा कि ये अत्याचार ना करे। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि मैं समझा दूंगा इसको और मेरी बात मानेगा भी। लोगों को विश्वास भी था कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी है और लोग इसकी बात मानेंगे। लेकिन दोस्तों मैं बात करता हूं कि जब इल्तुतमिश बदायूं से, कहां से दोस्तों, बदायूं से कहां आता है, दिल्ली आता है और दिल्ली में आकर किसको समझाता है, आराम शाह को। लेकिन आराम शाह ने तो सीधा जो और लोगों के साथ व्यवहार करता था वही व्यवहार किया इल्तुतमिश के साथ। और इल्तुतमिश को लगा कि अगर आराम शाह और समय के लिए बैठ गया तो हो सकता है कि दिल्ली की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अत्याचार हैं, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके काल में लूटपाट जैसी घटनाएं होने लगी थी। मतलब कि इसने अपने पद का बहुत गलत उपयोग किया। इसी बीच में बताते हैं कि इल्तुतमिश एवं इसके मध्य एक लड़ाई होती है और उस लड़ाई में पता चलता है कि इल्तुतमिश के द्वारा ही इसकी कर दी जाती है दोस्तों हत्या। और हत्या करने के बाद जो अगला राजा बन जाता है वो बनता है दोस्तों इल्तुतमिश। अब समझेंगे आप इल्तुतमिश की कहानी क्या है। दोस्तों इल्तुतमिश बहुत ही प्रतापी राजा है। गुलाम वंश में अगर मैं बात करता हूं कि सबसे प्रसिद्ध जो राजा रहा है गुलाम वंश में, जिसने कि दिल्ली सल्तनत को संभाला है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना अभी हुई है, गुलाम वंश की स्थापना अभी हुई है और दो शासक दोस्तों चेंज हो चुके हैं, दो राजा चेंज हो चुके हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर चुका है, अचानक मृत्यु हुई है और अचानक ऐसा राजा खोना बड़ी दुख की बात है दिल्ली सल्तनत के लिए। और दूसरी बात यह थी कि जब आराम शाह को राजा बनाया गया तो आराम शाह को मैंने आपको बता दिया कि ये तो बहुत ही बेकार राजा था। मतलब कि एक तो बेकार होता है, बेकार से बेकार था ये। उसके बाद बताते हैं कि जब इल्तुतमिश राजा बना, भाई दो राजा चेंज हो गए, इसने अपने नियम बनाए
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नियम बनाए, तो कह सकते हैं कि लोगों को विश्वास हटता चला गया। इसी बीच में छोटे छोटे जो विद्रोह थे वो होने लगे, और इल्तुतमिश जब राजा बना दोस्तों, तो इल्तुतमिश के सामने समस्याओं का भंडार था। कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के सामने अनेक समस्याएं आ चुकी थी जब ये दिल्ली सल्तनत का क्या बना था, राजा बना था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगली जो हेडिंग डालेंगे वो इल्तुतमिश डालेंगे। और दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या कहानी मिलती है हमें देखने को। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है 1211 से लेके दोस्तों 36 तक बताया गया है। अब देखते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आखिर है कौन? तो इल्तुतमिश की अगर मैं बात करता हूं तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है दोस्तों, ये ऐबक का क्या है दोस्तों, गुलाम है। और इसी इल्तुतमिश की अगर मैं बात करता हूं तो जब ये इल्तुतमिश राजा बना, तो राजा बनने से पहले ये कहां का सूबेदार था दोस्तों ये बदायूं का सूबेदार था। अगर मैं बात करता हूं इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश का जो कह सकते हैं कि इसने सबसे पहले राजा बनने के बाद एक ही काम किया कि इसने दिल्ली की राजधानी, लाहौर से राजधानी, किसकी, लाहौर से राजधानी क्या बनाई, अपनी दिल्ली को बनाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौर को राजधानी किसने बनाया था, तो वो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और लाहौर से राजधानी दिल्ली को किसने बनाया, तो इसने बनाया इल्तुतमिश ने दिल्ली को। इसकी एक उपलब्धि और मिलती है, इसने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से बैठाया था दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर। कह सकते हैं कि सुल्तान की उपाधि लेने वाला गुलाम वंश का ये पहला राजा है इल्तुतमिश। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई कि इल्तुतमिश के बारे में हमें क्या कहानी देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं तो इल्तुतमिश के सामने क्या समस्या थी। सबसे पहली समस्या मैं बात करता हूं तो वो समस्या थी गुलामों की। किसकी थी दोस्तों, गुलामों की। इसके बाद मैं बात करता हूं तो इसके सामने दूसरी समस्या थी दोस्तों, हेडिंग लिखेंगे इल्तुतमिश के नीचे, इल्तुतमिश की समस्याएं। पहली समस्या गुलामों की समस्या, दूसरी समस्या थी नसरुद्दीन कवाचा। तीसरी समस्या इसके सामने थी यलदौज। अभी बताऊंगा ये कहां से उभरेंगी, यलदौज। चौथी समस्या में बात करता हूं तो वो थी मंगोलों की। पांचवी समस्या अगर मैं बात करता हूं इसके सामने थी दोस्तों, वो थी अली मर्दाना। छठी समस्या दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसके सामने थी मंगल देव। कह सकते हैं कि यह समस्या उभरेगी, दिल्ली के कुछ गुलाम हैं जो कि इसको राजा नहीं मानेंगे। कह सकते हैं यह समस्या उठेगी सिंध एवं मुल्तान से। यह समस्या उठेगी दोस्तों गजनी से, क्योंकि ये गजनी का राजा है। यह समस्या उठेगी दोस्तों, एक विदेशी आक्रमण होगा। यह समस्या उभरेगी बंगाल से दोस्तों। यह समस्या उभरेगी दोस्तों मेवाड़ से। तो दोस्तों ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये समस्याएं लगभग अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो लगभग ठीक ठाक समस्याएं हैं इसके सामने, और वो समस्याएं मैं बात करना चाहता हूं कि थोड़ा सा और देखें। उसके बाद दोस्तों जबरदस्त कहानी है। देखिएगा गुलामों की समस्या क्या है इल्तुतमिश के सामने, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एक समस्या को विस्तार पूर्वक कहानी बताना चाहता हूं। सबसे पहले समस्या देखते हैं गुलामों की। तो दोस्तों मैं अगर बात करता हूं कि गुलामों की समस्या क्या है, तो गुलामों की समस्या यह है कि जब इल्तुतमिश राजा बना, तो इल्तुतमिश राजा बनने से पहले वो बदायूं का सूबेदार था। और ये अगर मैं बात करूं कि ये चीज जो दिल्ली में गुलाम थे, जो अपने अपने राजा के गुलाम थे, वो इसको राजा नहीं मानते थे।
क्योंकि राजा मान इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि गुलाम राजा नहीं बन सकता। यह कहीं ना कहीं इन गुलामों की सोच थी कि इल्तुतमिश राजा बना है और वो तो क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, तो इसको तो राजा नहीं बनना चाहिए। अब आप बोलोगे सर गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, लेकिन दोस्तों उसने, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामता से मुक्त किया था। इसी बीच में बताते हैं कि जब ये राजा बनता है तो राजा बनने के बाद दोस्तों गुलामों ने इसकी सत्ता को मना कर दिया कि हम इल्तुतमिश को राजा नहीं मानते। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, बड़ा ही दिमाग लगाया, क्योंकि अगर ये युद्ध तो नहीं कर सकता इस समय, क्योंकि इल्तुतमिश की किसी भी व्यक्ति से युद्ध करने की मतलब कि इतनी उसकी व्यवस्था नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा तो खाली हो चुका है। आराम शाह जैसे राजाओं ने उसको व्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था को खराब किया था, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए इल्तुतमिश ने बड़ा ही शांति प्रिय से अपना शासन किया और कह सकते हैं कि बड़ा ही दिमाग से काम किया। तो इस इल्तुतमिश ने इनसे गुलामों से यही कहा कि राजा मैं नहीं हूं। जब ये विद्रोह कर रहे थे इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश ने ये कहा कि मैं राजा नहीं हूं, राजा तो आप हो। और जो गुलामों को आज तक सम्मान नहीं मिला है, आज तक भी, उस सम्मान को मेरे द्वारा आपको दिया जाएगा। दोस्तों इससे पहले अगर मैं बात करता हूं कि गुलामों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, और इल्तुतमिश ने यही कहा कि मैं तुम्हें आज इतनी पावर देके जाता हूं, मैं तुम्हें इतनी शक्ति देके जाता हूं, आज मेरे शासनकाल में इतनी शक्ति आपको मिलेगी जो कि आप चाहेंगे, जिस राजा को चाहेंगे उस राजा को आप बना सकते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आपसे भी कोई ना कोई राय ली जाएगी, बिना राय आपके राजा नहीं बनाया जाएगा। तो इसीलिए बताते हैं कि इल्तुतमिश ने दिमाग लगाया कि कम से कम मान लीजिएगा 10,000 20,000 गुलाम थे, उन गुलामों में से 40 लोग निकाले। मतलब कि इन कितने गुलाम निकाले, 40 गुलाम निकाले, और 40 गुलामों को निकालने के बाद इन 40 गुलामों के साथ एक बढ़िया से मीटिंग करी इसने और कहा कि आप 40 लोगों को मैं इतनी पावर देता हूं कि आप चाहेंगे, जिस राजा को चाहेंगे वो राजा शासन करेगा। मतलब कि आपको इतनी पावर में देके जाता हूं कि आपके कार्यकाल में कोई भी मुस्लिम आधार का कोई विरोध करता है, कोई अन्य व्यवस्था खराब होती है, तो आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों कि इन 40 गुलामों को पावर दे दी, और इस 40 गुलामों के संगठन को कहा गया था चालीसा का। 40 सरदारों का संगठन जो तैयार किया था 40 लोगों का, इसको कहा गया था तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी का गठन किसी ने किया था, तो वो किया था इल्तुतमिश ने। कह सकते हैं कि ये जो विद्रोह था बड़ा ही शांतिपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि कुछ और भी विद्रोह थे, वो विद्रोह क्या थे देखिएगा। अब इसके बाद जो अगला विद्रोह होता है वो नसरुद्दीन कवाचा का होता है। और नसरुद्दीन कवाचा देखिएगा, मैं बात करता हूं तो सिंध एवं मुल्तान से संतुष्ट नहीं था। सिंध एवं मुल्तान से संतुष्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वो जो था नसरुद्दीन कवाचा, वो मोहम्मद गोरी का गुलाम है, और कह सकते हैं कि गुलाम अपनी पावर में आ चुके थे ये दोनों, नसरुद्दीन कवाचा एवं यलदौज। तो अगली जो समस्या उभरती है वो सिंध एवं मुल्तान से उभरती है, और सिंध एवं मुल्तान का शासक जो था, सूबेदार जो था यलदौज, अपनी सत्ता को दिल्ली सल्तनत में मिलाना चाहता था। इसीलिए बताते हैं कि कई बार इल्तुतमिश ने इसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन दिन प्रतिदिन यलदौज जो नसरुद्दीन जो कवाचा था दोस्तों, वो विद्रोह पे विद्रोह करने लगता है। इसीलिए अंत में जाकर इल्तुतमिश एक कदम उठाता है, और देखिएगा इस नसरुद्दीन कवाचा को दंडित करने के लिए सेना भेजता है। और इस तरह से पता चलता है दोस्तों, नसरुद्दीन कवाचा को किसी युद्ध में हरा देता है और इसकी हत्या करवा देता है इल्तुतमिश। और इस तरह से पता चलता है सिंध एवं मुल्तान जो था वो किसमें मिल जाता है, आकर दिल्ली सल्तनत में। सिंध एवं मुल्तान को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला ये पहला गुलाम वंश का दोस्तों राजा था। इस तरह से सिंध एवं मुल्तान की समस्या भी समाप्त हो जाती है। अगली समस्या इल्तुतमिश के सामने क्या थी दोस्तों, वो थी यलदौज की। यलदौज जो था गजनी का राजा था। मैंने आपको बताया था गुलाम वंश जब मैंने शुरुआत की थी कि जब बंटवारा हुआ था तो ये कहां का राजा बन चुका था, वो गजनी का, क्योंकि ये भी कौन है, मोहम्मद गोरी का गुलाम है। इसीलिए बताते हैं कि जब सिंध एवं मुल्तान का सूबेदार
नसरुद्दीन कवाजा की हत्या करवा देता है, तो कहीं ना कहीं ये भी विद्रोह कर देता है। क्यों करता है विद्रोह? क्योंकि नसरुद्दीन जो कवाजा था वो क्या था, उसका मित्र था, एक कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का गुलाम भी था। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की मित्रता भी थी, नसरुद्दीन कवाचा एवं यलदौज की। बताते हैं कि यहां पर यलदौज अपनी विशाल सेना के साथ मतलब क्रोधित हो जाता है और कहता है कि सिंध एवं मुल्तान और प्लस दिल्ली वो गजनी का हिस्सा है और उसमें राजा इल्तुतमिश नहीं बन सकता, क्योंकि वो गुलाम किसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ना कि मोहम्मद गोरी का। इसीलिए दोस्तों विशाल सेना के साथ यलदौज दिल्ली पर कर देता है दोस्तों आक्रमण। लेकिन जो विशाल सेना दिल्ली आती है फिर भी इल्तुतमिश इसको समझाने का प्रयास करता, लेकिन दोस्तों ये बताते हैं कि इल्तुतमिश की बात को नहीं समझ पाता है और अंत में जाकर इल्तुतमिश को बड़ा कदम उठाना पड़ता है। और वो जो बड़ा कदम उठाता है यलदौज के विरुद्ध वो 1215 ईस्वी में उठाता है और वो 15 ईस्वी में एक युद्ध होता है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में यलदौज और प्लस किसके बीच में, इल्तुतमिश के बीच में। दोस्तों इतिहास में बहुत कम लोग बताएंगे तराइन के 2 युद्ध हुए, लेकिन दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि तराइन के 3 युद्ध हुए। एक हुआ है 1215 ईस्वी में और वो युद्ध हुआ है यलदौज एवं कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के मध्य। इतनी भयंकर युद्ध होता है कि कह सकते हैं कि इल्तुतमिश को इस युद्ध में बड़ी क्षति पहुंची थी, बड़ा ही नुकसान हुआ था। लेकिन दोस्तों नुकसान के साथ साथ इल्तुतमिश को एक बड़ा ही फायदा हुआ था। यलदौज इस युद्ध में हार जाता है और हार जाने के बाद पता चलता है कि यलदौज ने दिल्ली में किसको मिला लिया, गजनी को भी मिला लिया और गजनी को मिलाने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का राजा बन जाता है कौन, इल्तुतमिश। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि यह समस्या भी इल्तुतमिश की बड़ा ही आसानी से समाप्त हो जाती है और इस तरह से पता चलता है कि जो अगली समस्या थी बड़ा ही भयंकर समस्या थी। दोस्तों आपने इतिहास में पढ़ा होगा मंगोलों के बारे में, लेकिन दोस्तों मंगोल भारत आना चाहते हैं, भारत के किनारे पहुंच चुके हैं। इसीलिए बताते हैं कि मंगोलों का एक किसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि ख्वाजा एक व्यक्ति था मंगोल, उसका पीछा करते हुए यही मंगोल किसी आक्रमणकारी का पीछे ख्वाजिम शाह, क्या नाम था, ख्वाजिम शाह कहीं की किताबों में कुछ और नाम मिलेगा, लेकिन दोस्तों ख्वाजिम शाह ही नाम आप लिख लीजिएगा। ख्वाजिम शाह का पीछा करते हुए मंगोल पहुंच जाते हैं कहां पर, मंगोल पहुंच जाते हैं सिंधु नदी तक। कहां तक पहुंच जाते हैं, सिंधु नदी तक। और यही दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि ख्वाजिम शाह भागता है भारत की ओर और भारत का जो दिल्ली सल्तनत का राजा था वो था दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश था दोस्तों भारत का राजा। और बताते हैं कि ख्वाजिम शाह इल्तुतमिश से क्या मांगता है, मदद मांगता, लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश इसकी मदद नहीं करता है। और इस तरह से दोस्तों मंगोल जो थे एक तरह से मंगोलों के साथ छोटी सी संधि कर लेता है कि ठीक है मैं ख्वाजिम शाह को शरण नहीं दूंगा, आपका शत्रु मैं आपको वापस लौटा देता हूं। और इस तरह से मंगोल सिंधु नदी से वापस चले जाते हैं। पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में मंगोल सिंधु नदी तक पहुंचे थे, तो आप बताएंगे इल्तुतमिश का वो कार्यकाल था। मतलब कह सकते हैं कि इतने बड़े संघर्ष, मतलब इतनी बड़ी आपदा जो थी भारत पर, उसको बचा लेता है इल्तुतमिश। बड़ा ही दिमागदार व्यक्ति था। और दोस्तों आगे चलता हूं मैं सीधा, कहां पर मंगोलों का समस्या समाप्त हो जाती है। आगे चलते हैं कहां पर, आगे है दोस्तों अली मर्दाना। अली मर्दाना की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, मैं रफी कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही खतरनाक है। अली मर्दाना जो है दोस्तों, अली मर्दाना दोस्तों अली मर्दाना की मैं बात करता हूं तो ये जो सूबेदार है वो कहां का है दोस्तों, बंगाल का। तो बंगाल से अगर हम समस्या देखें कि जब इल्तुतमिश इन समस्याओं से घिरा हुआ था तो इल्तुतमिश ने कई बार बंगाल के सूबेदार से कर मांगने की बात रखी थी, लेकिन दोस्तों यही अली मर्दाना इस इल्तुतमिश
कोई भी कर नहीं देता है। और इसीलिए बताते हैं कि इल्तुतमिश इससे बड़ा ही परेशान था। बताते हैं कि इल्तुतमिश ने कई सेना भेजी अली मर्दाना को पकड़ने के लिए, लेकिन दोस्तों अली मर्दाना ने कर देने के साथ साथ एक दावा और करा कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत से इनका कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान का राजा इल्तुतमिश है, सिर्फ दिल्ली सल्तनत का, लेकिन जो अगला राजा की घोषणा करता है अपने आप को स्वतंत्र रूप से, मतलब कोई भी कर नहीं देना चाहता था अली मर्दाना, अपने आप को स्वतंत्रता से शासन करने की मतलब की इच्छा जताता था, वो था अली मर्दाना। इसी बीच में दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि इल्तुतमिश बड़ा ही परेशान हुआ कि भाई इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। इल्तुतमिश ने कई सेना भेजी बंगाल में, लेकिन दोस्तों ये बंगाल छोड़कर कहां भाग जाता है? उड़ीसा। बंगाल छोड़कर कहां भाग जाता है? उड़ीसा। और बताते हैं कि जब बंगाल से उड़ीसा पहुंचता है तो अली मर्दाना इल्तुतमिश की सेना को नहीं मिल पाता है। मतलब कि इल्तुतमिश ने कई बार सेना भेजी, लेकिन सेना को इल्तुतमिश कह सकते हैं अली मर्दाना नहीं मिल पाया। अंत में जाकर पता चलता है कि इल्तुतमिश खुद स्वयं लेके सेना पहुंचता है बंगाल, लेकिन दोस्तों बंगाल में जैसे ही पहुंचता है तो अली मर्दाना फिर से बंगाल छोड़कर उड़ीसा भाग जाता है। और देखिएगा दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि जब इल्तुतमिश को पता चलता है कि अली मर्दाना उड़ीसा में पहुंच चुका है तो इल्तुतमिश अपनी उस सेना के साथ कहां पहुंच जाता है? उड़ीसा ही पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों उड़ीसा में काफी ढूंढेर मस्ती है अली मर्दाना की, लेकिन दोस्तों उड़ीसा के एक बहुत ही घने जंगल थे जो जिनका नाम था जाज नगर के जंगल। जाज नगर के जंगल में जाकर इल्तुतमिश का शत्रु अली मर्दाना जाकर छुप जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश ने आदेश कर दिया कि अली मर्दाना को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। और इस तरह से इल्तुतमिश ने सेना घने जंगलों में भेज देता है, लेकिन दोस्तों जो सेना भेजी थी वो सेना वापस ही नहीं आई। ऐसा क्या था उन घने जंगलों में? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो अली मर्दाना था बड़ा ही चतुर व्यक्ति था। वो घने जंगलों से, कह सकते नहीं, एक ऐसे जाति होती है जो जंगलों में रहने के लिए बड़ी पसंद करती है, पेड़ों से बड़ा परिचित होती है, पेड़ों पर चढ़ना छुपना, वो अली मर्दाना में कलाएं थी। इसीलिए दोस्तों उसको पकड़ने के लिए जो सेना भेजी थी, पूरी सेना का कत्लेआम कर दिया अली मर्दाना ने। और वहां पर देखते हैं दोस्तों कि इल्तुतमिश ने कई बार सेना भेजी, सारी सेना का कह सकते हैं कि अली मर्दाना के जो सैनिक थे उन्होंने कत्लेआम करते चले गए। अंत में जाकर इल्तुतमिश थक जाता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे बंदी बनाया जाए, क्योंकि इल्तुतमिश की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन चुका था अली मर्दाना। दोस्तों अंत में जाकर एक ही उपाय करता है कि इन घने जंगलों को, इल्तुतमिश ने कहा कि इन घने जंगलों को आग लगवा दी जाए। और देखिएगा दोस्तों पूरे घने जंगल, जो जाज नगर के घने जंगल थे, उनमें आग लगवा देता है इल्तुतमिश। और इस तरह से पता चलता है कि जो जाज नगर के घने जंगलों में अली मर्दाना के सैनिक छुपे हुए थे, सारी आग की चपेट में आ जाते हैं। और इस तरह से पता चलता है कि इल्तुतमिश को अगर कोई कुछ मिलता है तो वो उसका एक कह सकते हैं जला हुआ सभी उसको प्राप्त होता है, बाकी इल्तुतमिश को कोई प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों इस तरह से पता चलता है कि यह समस्या भी बंगाल से समाप्त हो जाती है इल्तुतमिश के द्वारा। अगली जो समस्या उठती है दोस्तों वो उठती है मेवाड़ से। मेवाड़ की अगर मैं बात करता हूं तो मेवाड़ में जो राजा है उसका नाम है मंगल देव। मंगल देव, देखिएगा मैं बात करना चाहता हूं कि मंगल देव ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मेवाड़ जो राजस्थान था, मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, वहां का खुद का स्वयं राजा बन जाता है। कोई कर नहीं दे रहा है, कोई सभी राजपूतों से कह दिया कि हम दिल्ली सल्तनत को कोई भी कर नहीं देंगे। इसी चीज को बताते हैं कि इल्तुतमिश ने 1227 ईस्वी में, मैं अगर बात करता हूं 1227 ईस्वी में सेना भेजी, कहां के लिए? मंगल देव के विरुद्ध। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि मंगल देव को इल्तुतमिश नहीं हरा सका। अंत में जाकर पता चलता है कि मंगल देव की 1231 ईस्वी में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के बाद मंगल देव के कुछ अन्य उत्तराधिकारी आते हैं, लेकिन दोस्तों मंगल देव जब तक जीवित रहा तब तक इल्तुतमिश कह सकते हैं कि इस मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिला सका। और कुछ समय बाद पता चलता है कि 1232 ईस्वी में क्या होता है कि
इस मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश मिला लेता है और मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला गुलाम वंश का राजा कोई अगर कोई है तो वो कौन है? इल्तुतमिश है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो इसी ने मेवाड़ के साथ साथ दिल्ली सल्तनत में पहली बार अगर किसी राज्य को मिलाया था तो वो था रणथंबोर। रणथंबोर को भी इल्तुतमिश किसमें मिला लेता है दोस्तों? दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। और रणथंबोर को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का सबसे चर्चित अगर अभियान भी पूछा जाए, चर्चित अभियान, तो दोस्तों वो कौन सा था? रणथंबोर का ही अभियान है। सारी चीजों को आप नोट करते रहना जो मैं वहां पर बातें बोलता हूं। और इस तरह से देखिएगा दोस्तों, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का इन्हीं अभियानों के द्वारा चर्चित होता है। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, जो दिल्ली सल्तनत है उसका वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो वो दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है। तो याद रखना है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करी थी वो करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना जो करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश है। अगर मैं बात करता हूं कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, अगर मैं बात करता हूं ऐसे पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो वो दोस्तों कौन है? इल्तुतमिश है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इल्तुतमिश की और बात है तो देखिएगा, इसी इल्तुतमिश की देखते हैं कि कुछ और भी निर्माण है। लिख लें छोटी छोटी बातें, क्योंकि यहां पर इल्तुतमिश की कहानी सब समाप्त हो चुकी है। इल्तुतमिश की अगर मैं बात करता हूं कि निर्माण में अगर मैं बात देखूं तो निर्माण में इल्तुतमिश ने कराया था पहले कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराया था किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। अगर मैं बात करता हूं कि इसके साथ साथ मकबरों का सबसे अधिक मकबरों का निर्माण जो कराया है इल्तुतमिश ने, मकबरों का निर्माण सबसे अधिक किसी राजा ने कराया है दिल्ली सल्तनत में तो वो इल्तुतमिश ने कराया। तो इसका सबसे जो प्रसिद्ध मकबरा है वो सुल्तानगढ़ी, लिख लेना, सुल्तानगढ़ी का मकबरा है जो इसका सबसे प्रसिद्ध मकबरा है। और ये जो मकबरा है दोस्तों वो है दिल्ली में। तो याद रखना है कि सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो वो इल्तुतमिश ने कराया था। मकबरों का जन्मदाता अगर पूछा जाए कि जन्मदाता किसको माना जाता है तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है। देखिएगा दोस्तों, निर्माण में अगर हम देखें तो यही सबसे प्रसिद्ध इसके निर्माण माने गए हैं। और देखते हैं दोस्तों इसके बारे में क्या मिलता है। इसका जो न्याय का प्रतीक दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, न्याय का प्रतीक वस्त्र अगर कोई था तो वो क्या था दोस्तों? लाल वस्त्र था। क्या था दोस्तों? लाल वस्त्र था। अगर मैं बात करता हूं कि इल्तुतमिश मान लीजिएगा इसके काल में न्याय मांगने आता है तो वो जो न्याय करता था वो भी लाल वस्त्र धारण करता था, और जो न्याय लेने आता था तो वो भी क्या करता था? लाल वस्त्र पहन के ही आया करता था। कह सकते हैं कि इसने बैल के सींगों में इसने दो घंटी लगवाई थी, मतलब गड़वाई थी। और उन घंटियों को कोई भी बजाता था तो ऐसा लगता था कि ये क्या करने आ रहा है, एक तरह से मतलब कि बैल के सींगों में 2 घंटे लगाए थे इसने, और उन घंटों को कह सकते हैं कि बजाकर ऐसा लगता था कि जो घंटे बजाएगा वो न्याय मांगने, और मतलब न्याय व्यवस्था सबसे बढ़िया थी। मतलब कि इसके इल्तुतमिश के काल की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था अगर कोई थी तो वो न्याय व्यवस्था थी कि दोस्तों क्या थी दोस्तों? न्याय व्यवस्था थी। तो याद रखना है कि इल्तुतमिश के शासनकाल की सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था क्या थी? तो वो न्याय व्यवस्था थी। मतलब न्याय बड़ा ही अच्छे से करता था, मतलब कि सब नियम कानून थे इसके काल में। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी के काल में तो देखिएगा इल्तुतमिश के काल में अगर हम देखें कि और क्या बात हमें देखने को मिलती है। इल्तुतमिश के देखें तो इसके दरबार का सबसे प्रसिद्ध कवि अगर कोई था, प्रसिद्ध कवि, तो याद रखना है उस कवि का नाम था मिन्हाज उस सिराज। इसके दरबार का सबसे
सबसे प्रसिद्ध कवि था, तो याद रखना है मिनाज उस सिराज था। जैसे कि वैसे भी और कुछ रहते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा हसन निजामी, इसके दरबार में भी रहता था, हसन निजामी हो गया। तो सबसे प्रसिद्ध अगर कोई था तो वो था मिनाज उस सिराज। अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं गुंबदों का जन्मदाता, गुंबदों का जन्मदाता किसको माना जाता है? गुंबदों का जन्मदाता गुंबदों का जन्मदाता अगर किसी को माना जाता है, जैसे मान लीजिएगा ये कोई किला हो गया, इसमें इस तरह से गुंबद हुआ करते थे, इस तरह से गुंबद। तो देखिएगा गुंबदों का जन्मदाता अगर किसी को माना जाता है तो वो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। अगर मैं बात करता हूं इल्तुतमिश के काल में और क्या बात हमें देखने को मिलती है, और क्या क्वेश्चन यहां से मिल सकता है, तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि गुलामों का गुलाम अगर किसी को कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम अगर किसी को कहा जाता है तो वो किसको कहा जाता है दोस्तों? इल्तुतमिश को कहा जाता है। पूछा जा सकता है, कई बार प्रश्न पूछा है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। 40 तुर्क सरदारों का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने कहा था। दोस्तों मैं समझता हूं कि 2-4 क्वेश्चन आपके अगर बचे हैं तो मैं एक आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दूंगा, उस वीडियो में आप देख लें और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा वो सारी चीजें, और आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और एक जबरदस्त कहानी के साथ फिर से लौटता हूं मैं, और वो कहानी होगी रजिया सुल्ताना की। और रजिया सुल्ताना को देखते हैं दोस्तों क्या उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, धन्यवाद।